Okay, so class 10, today we are going to start. Good morning, good morning. That is the chapter metals and non-metals. ठीक है, हालांकि इसका आधा ही पोर्शन आ रहा है आपका, मेटलर्जी पोर्शन आपके 70% में नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं भगा भगा के पढ़ाऊं। ठीक है, हम हर आस्पेक्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि समझना। ठीक है, हमारा टारगेट होता है मेन बोर्ड एग्जाम, समझ रहे हैं? तो क्योंकि प्री बोर्ड से पहले, क्योंकि अब देखो प्री बोर्ड कब होगा कहीं कब नहीं होगा, दैट इज नॉट श्योर। ठीक है, पहले ये होता था भाई चलो जनवरी में प्री बोर्ड होना ही होना है, तो दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाया करता था। ठीक है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं कि भाई उनका प्री बोर्ड अपना एक अलग टाइम पे चल रहा है, एग्जाम सबका अपना अलग टाइम पे चल रहा है, मतलब कोई एक प्रॉपर स्कीम को फॉलो ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, और ये मैंने पिछले 7-8 सालों में देखा है। तो इसीलिए हम टारगेट करते हैं बोर्ड्स को, ताकि जो है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी मैंने देखा कुछ स्कूल वाले क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ सैंपल पेपर उठा के दे देते हैं, मतलब कि कोई भी सीरियस नहीं होता है प्री बोर्ड से रिलेटेड, समझ रहे हैं? तो वही चीज है कि हमारा टारगेट क्या, बोर्ड, क्योंकि जो एक्चुअल वहां पे पूछा जाएगा, जो फॉर्मेट से पूछा जाएगा और जो हमें करना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में एग्जाम होगा प्री बोर्ड का, वो बहुत हार्ड पेपर देंगे और उनका यही लॉजिक होता है कि भाई हम हंसते ताकि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो ये सारी चीजें करते हैं, हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मतलब आप एग्जाम जैसा होने वाला है उस पैटर्न पे पेपर बनाओ, ताकि बच्चा एनालाइज तो कर सके कि मेरी तैयारी कितनी है। हाँ, बस वो सब चीजें यही हुई। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं क्लास 9 से कनेक्ट करूंगा। कुछ याद है क्लास 9 का? एनीथिंग? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें रट लेते हैं, ठीक है, बट कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल कुछ पढ़ा था 9 क्लास में? कोई चैप्टर का नाम बता सकता है किस पे पढ़ा था? यस, मेटल नॉन मेटल 9 क्लास में किस चैप्टर में पढ़ा था? केमिस्ट्री में? जाहिर सी बात है। हाँ, 4, ये देखो कौन सा। विपिन जो डिप्लोमेटिक खेल रहा है। देखो, आपने पढ़ा था 9 क्लास में, इज मैटर अराउंड इज प्योर, जहां पे आपने ये स्टडी किया था कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी जो मैटर होता है, ठीक है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक होता है सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि जनरली होता है मेटल नॉन मेटल, बस धड़ाक से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आगे शुरू याद किया, रटा, निकला। वो अपने 9 क्लास से कनेक्ट ही नहीं कर पाता है कि कैसे, और इसीलिए उसको मुश्किल भी लगता है। ठीक है, we know that matter is of two types, one is substance and one is mixture। substance किसको बोलते थे हम, या बोलते हैं, that is pure form of matter। अब according to the science प्योर फॉर्म क्या होता है? प्योर फॉर्म क्या होता है? प्योर फॉर्म वो होता है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हो, मतलब उसमें और कोई दूसरी चीज ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाटर। अगर प्योर वाटर लें, नॉट टैप वाटर, टैप वाटर में तो मिनरल भी रहेगा। ठीक है, वाटर हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब क्या हो गया, एक्सेट्रा। इसमें क्या हो गया कि वाटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल है। आयरन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आयरन के एटम है। ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन के एटम है। तो जो प्योर फॉर्म, मतलब कि प्योरिटी, मतलब विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, सिंगल काइंड ऑफ एटम, सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। और मिक्सचर हम जानते हैं विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसको हमने बोला था होमोजेनस, और जिसको हम नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसको हमने बोला था हेट्रोजेनस। ठीक है, तो यहां पे जो हम बात करने वाले हैं आगे, ये तो हो गया। ठीक है, अब हमने देखा है प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में हमने देखा 3 तरह की चीज। ठीक है, वाटर, आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
तो बेसिकली अगर हम सब्सटेंस को डिवाइड करें, so we have two types. One is the elements and one is the compound. जैसे अगर हम बात करें आयरन की, वो एलिमेंट कैटेगरी में आएगा। जो हमने ऑक्सीजन का जिक्र किया वो एलिमेंट कैटेगरी में आएगा, और जो हमने वाटर को बोला वो कंपाउंड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 9th क्लास में आप ये सब स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे, अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है? इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ दैट इज द मैटर। ठीक है, दैट इज द सब्सटेंस। ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है कि कंपाउंड एलिमेंट का ही बना होता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ हो और एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में हो, तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। जैसे वाटर हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, जैसे NaOH हो गया, जैसे HCl हो गया, जैसे KCl हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये सब क्या है? इसमें दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स हैं जो कि फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस वजह से ये क्या है? सब्सटेंस है। ठीक है, और एलिमेंट क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, which is made up of single kind of atoms. ठीक है, तो इसीलिए मेटल्स में हम जो पढ़ते हैं, सॉरी एलिमेंट्स में जो पढ़ते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आज का चैप्टर इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में। कुछ पिछला रिवाइज हो गया अच्छे से? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स सब्सटेंस है, मैटर मींस प्योर फॉर्म, दैट इज अ सिंगल काइंड। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, हम किसी सब्सटेंस को, यानी अगर किसी एलिमेंट को मेटल बोलते हैं, किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट को नॉन मेटल बोलते हैं, किसी प्रॉपर्टी को के बेसिस पे बोलते हैं। अगर मेटलॉइड है, मेटलॉइड को आप +2 में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आप सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, अगर आप साइंस ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम ये जो हमारे पास सब्सटेंस है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, जो कि सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट का हमारे सामने इस वक्त है। क्या क्या है बताओ? तुम्हारे सामने कोई एलिमेंट है इस वक्त? क्या क्या है सब लोग बताओ चैट बॉक्स में। यानी आपके सामने मैटर है। ठीक है, मैटर या तो सब्सटेंस है या तो मिक्सचर है। यस, वेरी गुड। ऑक्सीजन है, आयरन है, ऑक्सीजन, वेरी गुड। और गोल्ड, ओह सोना रखा है। शुभम कहाँ रखा है जल्दी बताओ। कहाँ छुपा रखा है सोना? चांदी भी? शुभम के पास सोना चांदी दोनों है। आज हम लोग आ रहे हैं सब लोग। लेड, यस। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है कि जब आपने अपने सामने मैटर को देखा, तो आपने क्लासिफाई किया, आपने देखा मेरे सामने गोल्ड है या फिर आयरन है या फिर ऑक्सीजन है, तो व्हाई, हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम किसी भी सब्सटेंस यानी एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो वन प्रॉपर्टी, वन कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड द नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की, या एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, मींस टोटल एलिमेंट्स जो अभी तक अवेलेबल है, नोन एलिमेंट्स। देखो मैं बात कर रहा हूँ नोन एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एंड ऑल वो सारी चीजें हैं, पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। ठीक है, तो
ऐसे टोटल एलिमेंट्स हैं 118, यानी 118 तरह के एलिमेंट अभी तक जाने जा चुके हैं, जिनके बारे में स्टडीज हो चुकी हैं या हो रही हैं। क्लियर? उन एलिमेंट्स में जो कि हम लास्ट चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल की बात हो रही है, तो इससे अच्छा है हम उसको कनेक्ट कर लें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, ठीक है, ताकि एक जो है आपका कनेक्शन बना रहेगा। तो एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल है 118, जिसमें हमारे पास क्या है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की, ठीक है। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, metals are those elements which show electropositive nature, which show electropositive nature, ठीक है, which show what? electropositive nature. क्लियर? किस किस को पता है ये नेचर? ओके, गुड। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको और आसान करूं, यस, मींस द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू गेट या टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। यानी मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, और ये आपने वैलेंसी 9 क्लास में स्टडी भी किया है इन सारी चीजों को, कि कोई एलिमेंट क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई एलिमेंट क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वैलेंसी अचीव करने के लिए, तो वो लूज ही क्यों करेगा, वो गेन ही क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि जहां पे एनर्जी का लॉस कम होगा वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। जैसे अभी हम बता भी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, निगेटिव, तो जाहिर सी बात है कहीं से निगेटिव निकलेगा, एग्जिट करेगा, लूज होगा, तो जाहिर सी बात है वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो अब इस बॉडी के पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, 2 निगेटिव हो गया। तो ये वाली जो बॉडी है अब, और ये वाली जो बॉडी है यानी बी, ए से पॉजिटिव होगा ना ज्यादा, हालांकि निगेटिव अभी भी है, लेकिन ये 3 निगेटिव था, ये 2 निगेटिव है। समझ रहे इस चीज को? तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां से नेगेटिविटी कम होगी, तो वो मेटल क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एवरीवन नो, दैट इज 11, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव डन इन 9th क्लास, अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, समझ रहे? दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब 2 हो गया और 8 हो गया, 10 हो गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11, एक बचा, वो एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा शेल है एम, ये हमारा क्या है, वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम की, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बना देता हूं, दैट इज 11 प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स आल्सो, बट मैं यहाँ पे बस डिस्कस कर रहा हूँ। ये शेल हो गई, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बना रहा हूँ, ये ऑर्बिट्स एन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक एटम है, हमने सोडियम का लिया, और इस सोडियम के पहले शेल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में 8 अकॉर्डिंग टू द रूल, और तीसरे शेल में क्योंकि 11 में से 10 यहाँ पे आ गया तो एक ही बचा, वो यहाँ पे होगा, ये हमारा वैलेंस शेल है, ठीक है।
तो जो वैलेंसी होती है यानी जो एटम होता है, कोई भी एटम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो इस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, तो यहां पे क्यों, कब लूज करेगा कब गेन करेगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। तो जाहिर सी बात है इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, दो ऑप्शन है इसके पास, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे क्योंकि ऑक्टेट रोल को पूरा करना है, क्योंकि जब लूज करेगा तो अब ये हो जाएगा 2 8। ठीक है, और या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये हो जाए 2 8 8, यानी ऑक्टेट पूरा करना है, 8 का नंबर पूरा करना है। ठीक है, आमतौर से, हालांकि डुप्लेट भी होता है, वो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, कार्बन, कार्बन शेयर करता है ना, नॉन मेटल है, शेयर करता है कार्बन, क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी होती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पे कार्बन आयन भी बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है गेन भी करता है, बट दैट इज अ हाई कॉन्सेप्ट। लेकिन जनरली आमतौर से कार्बन शेयर करता है, ये तीसरी कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि इस सोडियम के पास, क्योंकि देखो लूज और गेन कौन करेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि लूज कौन करता है, मेटल्स करते हैं, और गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स करते हैं आमतौर से। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये रूल है तो बस खट से सब पे अप्लाई कर दिया बस इसी से, नहीं, मैंने कहा ना एक्सेप्शन हमेशा रहता है। ठीक है, तो कार्बन और वैलेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो सारी डिटेल है, नहीं तो अभी ये सारी चीजें बताने लगूंगा तो ये मेरा करंट टॉपिक बहुत जो है वो डिफिकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया क्योंकि सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, दैट इज अ मेटल। ठीक है, तो अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। मैं यहां पे बता रहा हूं मेटल लूज क्यों करता है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, अब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी कम लगेगी और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसीलिए सोडियम यहां पे इस ऑप्शन को चूज करेगा। ठीक है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसीलिए मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सोडियम है जो 281 है, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक निगेटिव चार्ज निकलेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब घर से निगेटिविटी निकलेगी, एक निगेटिविटी निकली तो एक पॉजिटिविटी आ जाएगी ना घर के ऊपर। क्यों भाई, ठीक है, तो यहां पे अब ये सोडियम आयन बन जाएगा, इसीलिए मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। ठीक है, तो मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा 2 8, क्योंकि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इसने यहां पे क्या किया, लूज किया। तो ये रीजन है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करते हैं, क्योंकि लूज, क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने में कम एनर्जी लगती है और गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसी वजह से, यस, इसीलिए उसकी वैलेंसी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है, क्लियर। तो मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मतलब मेटल्स जो होंगे, जो भी मेटल्स होंगे आपके, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो यहां से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो किसके होंगे, वो मेटल के ही होंगे। ठीक है, देखो Ca2+ कैल्शियम है, Na+, ठीक है, उसके बाद आपका मतलब और भी आप ले लो, जैसे मेटल की बात करें Cu2+, Cu3+, तो ये जो पॉजिटिव आयन बनाएंगे इसका मतलब वो मेटल ही होंगे, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक्सेप्शन हमेशा रहेगा। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे हम जनरल पढ़ रहे हैं,
आम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस जो बनते हैं वो कौन बनाते हैं? मेटल। इसीलिए कहा जाता है मेटल शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। अब बात करते हैं एबिडेंसी की। यस, ठीक है, एबिडेंसी की। तो अर्थ क्रस्ट में अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल की अगर हम बात करें, दैट इज एल्युमिनियम, देन दैट इज आयरन। ओके, उसके बाद देयर आर सेवरल्स, बट शुरू के 3-4 मैं लिखवा दे रहा हूं कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, देन देयर इज कैल्शियम, देन देयर इज सोडियम, ठीक है। उसके बाद यू कैन राइट पोटेशियम। ओके, इतना बस याद रखें। ठीक है, तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो वहां पे क्या है कि एबिडेंसी में सबसे मोस्ट एबंडेंट मेटल दैट इज एल्युमिनियम। हाँ हाँ, मतलब मैंने तो ये लिखवा दिया ना, मतलब बस आपको लिखना जनरली होता है मोस्ट अबंडेंट या सेकंड मोस्ट अबंडेंट, बस यहां तक। गुड मॉर्निंग, समझ रहे? बस यहां तक की बात होती है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो मेटल का हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। अभी हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, नॉन metals are those elements which show electronegative nature। समझ रहे हैं? मतलब नॉन मेटल्स जो होंगे वो आमतौर से वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयंस बनाएंगे। मतलब इसी चीज को अगर हमें दूसरे इजी और लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, तो क्या होगा कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यस, उल्टा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएगा उसको ज्यादा नेगेटिव बनाएगा। तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, यानी कि एनायंस जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायंस, और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन मेटल्स जो आपको नेगेटिव आपको आयंस दिखे, एनायंस दिखे, जैसे Br माइनस ई है, आयोडीन माइनस ई है, Cl माइनस ई है, O2 माइनस, मतलब जहां पे नेगेटिव आपको आयन दिखे तो वो सब के सब नॉन मेटल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 17। ठीक है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले शेल में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा शेल पूरा। दूसरे शेल में 8 आ जाएगा पूरा। तो 2 और 8 10 हो गया, तो 17 में 10 यहां निकल के बचेंगे 7, तो तीसरे शेल में 7 आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दैट इज 18। तो यहाँ पे वही चीज है कि 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल, ठीक है, वो कौन सा है? एम शेल, यानी एम शेल हमारा क्या है? वैलेंस शेल। और यहां पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। ये पेनल्टीमेट शेल होगा। वैलेंस शेल से एक शेल जो पहले वाला होता है उसको पेनल्टीमेट कहते हैं, यानी वैलेंस शेल से जस्ट एक पहले, ये होगा पेनल्टीमेट शेल। ओके, अब यहां पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और क्या हो जाए? 288, 8 का नंबर आ जाएगा। ठीक है, और या तो दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है?
दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे ताकि ये 2-8 हो जाए। ठीक है, क्लियर? तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, समझ रहे? तो यहां पे ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो क्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 288। तो यहां से क्या पता चला कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं यानी एनायंस जो बनते हैं वो कौन बनाता है, दैट इज द नॉन मेटल। वो नॉन मेटल बनाते हैं। तो नेगेटिव आयंस कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करते हैं भाई, 8 ही का नंबर क्यों? एक सिंपल सा आंसर, नॉट हायर, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मास्टर्स लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। एक सिंपल सा आंसर कि ये 8 ही का नंबर क्यों? देखें क्या क्या आंसर आता है। देखो इसका सिंपल सा आंसर है, ये ऑक्टेट रूल को ही क्यों फॉलो करता है। इसका सिंपल सा आंसर है नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा गया तो क्या था, 2 2 8 2 8 8 2 8 18 8। समझ रहे हो, पॉइंट समझ में आया? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, किसी के पास 100 रुपए है और वो बहुत खुश है। ठीक है, किसी के पास 1 रुपए है, वो उदास है। और किसी के पास 10,000 रुपए है, वो भी उदास है। क्यों, इतने ज्यादा पैसे क्या करें, चोरी का डर, ये डर वो डर। ये सुकून में एकदम, एकदम सुकून में। देखिए ये क्या है, ये भी टेंशन में है। ये क्या है, ये भी टेंशन में, चोरी का डर एंड ऑल। तो ये देख रहे हैं कि यार ये बंदा सुकून में है तो क्यों ना ऐसे ही हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है इसको सुकून में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 9,900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 99 रुपए और ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा गया तो वो एक एक पैटर्न पे है, 2 2 8 2 8 8 2 8 18 8। इसी वजह से जो मेटल या नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके इनके जैसा कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। देखो ये क्लोरीन था 287, अब ये 288 हो गया, हो गया। देख रहा है? तो अब इसने क्या किया, एक इस नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया तो स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैस इस कन्फिग्रेशन पे स्टेबल है। तो इस जैसा कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। इस सिंपल सा आंसर है, ठीक है, इस लेवल के लिए कि इस, क्योंकि यहां पे 8 ही क्यों, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो दैट इज अ हायर केमिस्ट्री। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें अंडर रिसर्च हैं, चल रही हैं। तो अ, जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें पता चल जाए जो आज हम रिसर्च में पढ़ते हैं। कभी कभी आर्टिकल्स आते हैं, ईमेल आते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो अपडेट मिलता रहता है या फिर कभी टाइम मिलता है तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या रीसेंट रिसर्च चल रही है। और वही मैंने न्यूज़ इन्फो भी एक सेक्शन बनाया हुआ है रीसेंट रिसर्च का, कि जैसे एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेटल नॉन मेटल ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या रीसेंट रिसर्च चल रही है। अगर हम एलोट्रोप्स पढ़ें कार्बन के तो इसमें क्या रीसेंट रिसर्च चल रही है, समझ रहे? तो उस सेक्शन का जो न्यूज़ इन्फो मैंने बनाया उसका मकसद यही है कि हमने एलोट्रोप्स पढ़ लिए, हमने आयंस पढ़ लिए, तो सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, 10th का पढ़ लिया, 11th का पढ़ लिया, 12th का पढ़ लिया। लेकिन आज के डेट में सेल के ऊपर क्या रिसेंट रिसर्च चल रही है, समझ रहे? तो दैट इज द मेन मकसद, मेरा मेन मकसद है उस सेक्शन से। और मुझे टाइम ही नहीं अभी मिल पा रहा है उसको लिखने का। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो रिसेंट रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में भी लिखूंगा उसमें कि क्या क्या रिसर्च उनकी चल रही है। तो यहाँ पे हमने बात किया मेटल नॉन मेटल की, अब नॉन मेटल की एविडेंसी की बात करते हैं।
एबिडेंसी। तो मोस्ट अबंडेंट अगर आप अर्थ क्रस्ट में अगर एक नॉन मेटल देखते हैं तो दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, मैं सिर्फ एटम लिख दे रहा हूं, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, दैट इज, चलो मैं ऑक्सीजन लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट, दैट इज 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट have oxygen as a non-metal. Okay, second one, that is silicon. Take a third one, that is phosphorus, and then sulfur, and so on. Clear? हालांकि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है, वो तकरीबन कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ क्रस्ट का 7%, यानी 7%, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये हमने बात किया इंट्रोडक्शन की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब वन बाय वन स्टार्टिंग करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और जो एक्सेप्शंस है वो साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी हैं, 8th में भी पढ़ी हैं, ठीक है, 9th में भी अगर किसी स्कूल में पढ़ाया गया हो, ठीक है, और 10th में भी उसी चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हवा में है, अर्थ क्रस्ट। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें पहले तो दैट इज मेटल्स आर malleable. Metals are malleable. Okay, means they can be drawn into sheets. मीन्स आप उनको हैमर करते रहो, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। आप देखते भी हो आपकी छतों पे आयरन शीट पड़ी होती है, एल्युमिनियम फॉयल हम यूज करते हैं, मतलब ये सारी चीजें। देखो अब मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जैसे दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, तो ये आपको होना चाहिए। इसीलिए बुक जब पढ़ें तो इन दो चीजों पे फोकस करें, एक तो प्रॉपर्टी, एक उसका यूजेज, और तीसरा एक्सेप्शन अगर कोई है उस प्रॉपर्टी का, वो बस ये तीन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो जैसे मैंने कहा ना, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, तो एल्युमिनियम फॉयल हो गया, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो, तो इसको एकदम नहीं है कि सारे एग्जांपल्स लिखवाना। यू कैन जो ऐड योर नॉलेज, यू कैन ऐड योर मींस इंस्टिंक्ट की उसको जो है आप समझ सको। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल हो गया, सिल्वर फॉयल यूज करते हैं मिठाइयों पे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, मींस दे आर व्हाट, द मेलिएबल। ओके, अगर हम बात करें मेलिबिलिटी की, तो गोल्ड and silver are most malleable. Gold, silver are most malleable. ठीक है, सबसे ज्यादा malleable जो होते हैं वो आपके गोल्ड और सिल्वर होते हैं। ठीक है, मेडिसिन में भी आप देखते हो, होता है ना, मेडिसिन के जो आपके पैकेट्स होते हैं जिसमें कैप्सूल्स होते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी मेटल्स के हैं ना, समझ रहे, जिसमें आपके कैप्सूल्स लगे हुए होते हैं, तो वो एक शीट की तरह होते हैं। ठीक है, तो आप देखो अपने आसपास की क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। ओके, तो सैंपल पेपर्स जो पिछले हैं, सॉरी लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं पिछले 2-3 साल के, उनको जरूर देखिए, उनको जरूर दे, लेटेस्ट सैंपल पेपर जरूर है। ठीक है, उसका पैटर्न, लेटेस्ट सैंपल पेपर पैटर्न समझने के लिए है। ठीक है, और पिछले जो पेपर्स हैं, जो सैंपल पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो क्वेश्चंस करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अक्सर बच्चे होता है जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आता है तो वो क्वेश्चन पे फोकस कर जाते हैं, टॉपिक्स पे फोकस कर जाते हैं, अरे ये टॉपिक पूछा गया, ये टॉपिक पूछा गया। नो, कोई सा भी टॉपिक पूछा गया हो, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न बताता है बस।
ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस अपने कॉन्सेप्ट अपने रिवीजन के लिए हमें जितने क्वेश्चंस मिले करने के लिए उतने जो है काफी मतलब उतने हम करेंगे। ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल। अब आते हैं सेकंड पे, दैट इज डक्टिलिटी पे। तो मेटल्स आर डक्टाइल मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, अपने पास देख रहे होंगे, मोबाइल के चार्जर में भी देख रहे होंगे वायर। उसके बाद जो है अपनी दीवारों पे भी वायर्स देख रहे होंगे, कुछ की अंडरग्राउंड वायरिंग्स होगी। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और अगर मोस्ट डक्टाइल की बात करें तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। ठीक है। मींस अगर हम एक एवरेज लें कि डक्टिलिटी की, तो 1 ग्राम जो गोल्ड है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ठीक है। 2 किलोमीटर ड्रॉन मतलब कि बनाना। ठीक है। आप उससे तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, मतलब कि वो डक्टिलिटी कहलाती है। ओके। तो यहाँ पे वही चीज है कि गोल्ड इज द मोस्ट। 1 ग्राम अगर आप गोल्ड लेंगे, 1 ग्राम आजकल कितना चल रहा है? 10 ग्राम सोने का रेट कितना चल रहा है? कुछ पता है? हाँ देखो, विपिन ने बताया फौरन 32,000। शुभम बताएगा। शुभम बताओ। इसके पास जो है बराबर में सोना चांदी दोनों रखा हुआ है। आज हम लोग आएंगे पार्टी के लिए। 32,000 यानी 10 ग्राम के लिए, तो इसका मतलब 1 ग्राम के लिए 3200, यानी कि 2 किलोमीटर लंबा तार 3200 रुपए में बन के तैयार हो सकता है सोने का। और अच्छा अंदाजा लगाया। 67,000 नहीं भाई, क्या चाह रहे हो? अभी तो सब मैं सेल कर दूंगा फिर। ये यशवंत जो है इकोनॉमी डुबाएगा। हाँ, फिर इसके बाद 2 किलोमीटर लंबा तार बनाइए और आप सो जाइए और फिर ये चोरी हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो वायर बन सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत सारे दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे लैब्स में यूज किया जाता है, इसके वायर्स होते हैं। टंगस्टन के जो है वायर यूज किए जाते हैं। ठीक है। आप देखते भी हो, मींस आप बल्ब में देखते हो। ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट होता है तो वो वायर की तरह होता है, लाइक दिस, इस टाइप से होता है। ठीक है। मींस दैट इज अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके। इसके अलावा मींस गोल्ड के अलावा सिल्वर के भी हम वायर बना सकते हैं। मींस ऑब्वियसली मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली डक्टिलिटी होगी। मैग्नीशियम के वायर्स लैब में यूज होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, लैब्स में, एक्सेट्रा। ओके। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड, कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों, लैब का दिल नहीं है? ओके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहां पे हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मेटल्स अभी आगे पढ़ेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? मेटल्स गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्यों होते हैं? ऐसा क्या खास है? रेजिस्टिविटी कम। अच्छा। और भाई बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दो तीन स्टूडेंट ही एक्टिव है। क्या बात है? लाइव होके कहीं चले तो नहीं गए? यस। ओके।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसी पे पूरा फिजिक्स का चैप्टर खत्म किया है। मींस जो मेटल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर खत्म किया कि इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट्सएप देखिएगा। यस अनिमेश। अच्छा। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। ये देखो, ये देखो। अरे वाह, मेरी आंखें चमक गई। बेचना फायदेमंद है आज की डेट में, है? सबसे पहले बेच के मैं 55 इंच की टीवी लूंगा। जस्ट जोकिंग। हाँ, ये तो 10 ग्राम का 53,900। फिर आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। रियल? ओहो। इट वाज 32,000 अराउंड। Oh, I was not aware of it. I will work on it after the class. Okay. So इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके। तो पूरा चैप्टर हमने खत्म किया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो क्या है? वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही कैरी करते हैं हीट एनर्जी को, और यही कैरी करते हैं आपके आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। समझ रहे? फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। और इसे पूरा हमने पढ़ा हुआ डिटेल में। ठीक है, यू कैन गो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, जस्ट लाइक यूट्यूब है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है लिंक नहीं मिलेगी। ओके। तो इट कैरीज व्हाट? हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू नेक्स्ट बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे कहने का मतलब है आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जस्ट गिव द सिंपल आंसर। बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड थिंग जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि अ सेटअप। वॉइस, वॉइस का इशू आ रहा है। हेलो, अब सही है? अब सही है? ओके। वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, इट कैरी व्हाट हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। ठीक है, तो सिंपल आंसर दैट इज द मेटल्स कैरी व्हाट द हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कि सेटअप की। मैंने कहा ना कि अब 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसा सेटअप कीजिए और ये बताइए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वहां पे आपको क्या करना है? एक क्लैंप स्टैंड लेना है। ठीक है, ठीक है, क्लैंप स्टैंड लिया और यहां पे आपने एक मेटल बार इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी दूर पे आपने क्या लिया? वैक्स लिया। ठीक है, और ये पहला वाला मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, और इस वैक्स के ऊपर हमने चिपका दिया पिंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है पहले भी। आप क्या लिखोगे? दैट इज अ क्लैंप स्टैंड। ठीक है, और ये क्या है? दैट इज द आयरन बार। सॉरी, नॉट बहुत, दैट इज
अच्छा, वो आयरन मैन नहीं लिखा, क्या है सर? ओहो, अरे भैया मैं स्क्रीन की तरफ भी देख रहा हूँ, तुम लोग मैसेज ऐसे करते हो जैसे बस खट 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 सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं कि हमें पता चले कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और उसके बाद ये हमने लगाया हुआ है वैक्स। ठीक है, और ये लगाई हुई है पिंस। और अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम एक खूबसूरत सी 5 रुपए वाली कैंडल रख देंगे। ठीक है, उसको बर्न करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, एक सेटअप आपने कर दिया। अब इसमें जब आप दिखाओगे सेटअप करते हुए, तो देखो आपको दिखाना कैसे है। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करना था, इस वजह से इनिशिएटिव बनाया। ठीक है, यहां पे आप क्या दिखाओगे कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो वैक्स है यहाँ पे ये जो वैक्स है, ये धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। ठीक है, ये आयरन बार है। ठीक है, तो ये वैक्स मेल्ट कर रहा है, और आपका जो पिन है वो ड्रॉप किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैक्स हल्का सा मेल्ट किया। ठीक है, और ये पिन हल्का सा यहाँ पे अभी भी अटैच है, क्योंकि लाइक दिस ये फिगर आप बनाओगे ताकि ये लगे कि द हीट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, हीट ट्रांसफर्स इन दिस डायरेक्शन। और फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे अपने चंद वर्ड्स में। ठीक है, कि जब हमने ये सेटअप किया तो हमने क्या देखा, शुरू में जो फर्स्ट पिन थी वो गिरती है, सेकंड पिन जो है फिर उसके बाद गिरती है, थर्ड पिन उसके बाद, और फोर्थ पिन एकदम लास्ट में। क्यों? क्योंकि जो हमने एक एंड से कनेक्ट किया है, मींस हमने जो है कैंडल को रखा हुआ है, तो फिर जो हीट है वो धीरे 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 ट्रांसफर कर रही है, जिसकी वजह से वैक्स मेल्ट कर रहा है और हमें ये पिन ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि द metals are the good conductor of heat। पॉइंट समझ में आ गया? तो और ज्यादा होगा, कैंडल कहां रखना है। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड थिंग अब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमें क्या करना है, हमें बनाना है अच्छे से। और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब कि क्योंकि बनाने में आपका टाइम जाएगा, तो आधा टाइम आपको बनाने में जाना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। ठीक है, तो ये आप सेटअप अगर आता है क्वेश्चन आपसे, तो ये आप बनाओगे, मतलब गिरता हुआ थोड़ा सा और चिपका हुआ, ताकि पता चले कि हाँ हीट ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, इस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं, देखें किसको याद है। हीट ट्रांसफर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन में मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर कर जाती है बिना बिना उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, बिना मीडियम के ट्रांसफर के। ठीक है, जैसे ये इस वक्त जो चल रहा है वो कंडक्शन कहलाएगा, क्योंकि एक एंड से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे धीरे, अगर मैं शो करूं यहाँ पे, यहां से हीट स्टार्ट हुई। ठीक है, और धीरे 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 अब वो बढ़ रही है, हीट एनर्जी बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते वो लास्ट तक जाएगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कंडक्शन। ठीक है, दैट इज कंडक्शन। कन्वेक्शन, जैसे आपके ब्लोअर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सर्दी में ब्लोअर्स चलाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप रूम में ब्लोअर रखते हो या फिर आप हीटर रखते हो। ठीक है, अब रूम आपका है, तो आप थोड़ी देर चलाओगे तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप करते हो तो ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो गर्म होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, और जो ठंडे वाले होते हैं वो नीचे आते हैं। तो इसका मतलब हीट जो ट्रांसफर कर रही है, वो मीडियम के मूवमेंट से कर रही है, मतलब पूरी जो एयर है वो ट्रांसफर कर रही है। तो ऐसा क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। और रेडिएशन मतलब जैसे सन, मतलब एक सूरज है और यहाँ पे एक दीवार है, अब सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये दीवार आपको हॉट मिलेगी, लेकिन ये जो मीडियम है ये आपको हॉट नहीं मिलेगा ना। समझ रहे हो? तो विदाउट हीटिंग द मीडियम, जो सरफेस जहां पे वो फॉल कर रहा है, वो आपको हॉट सरफेस मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रेडिएशन। दैट हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड व्हाट, द रेडिएशन।
मीन्स विदाउट द मीडियम ट्रांसफर कंडक्शन, ठीक है, विद द मीडियम ट्रांसफर कन्वेक्शन एंड विदाउट हीटिंग द मीडियम, सिर्फ जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो हीट होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रेडिएशन। पॉइंट समझ में आया? जैसे आप माइक्रोवेव यूज करते हो ना, माइक्रोवेव में जो ऑब्जेक्ट रखते हो वो गर्म होता है या पूरा माइक्रोवेव का अंदर गर्म होता है? कभी नोटिस किया है इस चीज को? हाँ, यस, मेरा यही मकसद है बेटा, हम आसपास इस चीज को देखें, ठीक है। तो माइक्रोवेव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म होता है, यस, तो दैट इज व्हाट द रेडिएशन। माइक्रोवेव क्या है? रेडिएशन। माइक्रोवेव हम बोलते हैं, हालांकि वो क्या है, माइक्रोवेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक वो है, माइक्रोवेव्स। तो चूंकि ये जो डिवाइस है ये माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करता है जिससे ये ऑब्जेक्ट हीट होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, रेडिएशन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही, और अब नेक्स्ट साइंस की क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने शेड्यूल भेज दिया है, उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और अभी जाएगा मत, अटेंडेंस लेने दीजिए, ठीक है। और जो है अब 2 डेज मैंने क्यों किया, देखो 3 डेज करते हैं तो किसी को 2 दिन मैथ्स मिलती, किसी को 1 दिन मैथ्स मिलती, किसी को 2 दिन साइंस मिलती, किसी को 1 दिन, तो इसीलिए मैंने 2 डेज वापस कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं एंड दैट इज रिक्वायर्ड। तो 2 डेज इसलिए कर दिया है कि हम 1 डे अगर एक बच्चा ऑफलाइन के लिए मैथ के लिए आ रहा है तो नेक्स्ट डे दूसरा ऑफलाइन उसको मिले, ठीक है। तो इसीलिए 2 डेज मैथ्स 2 डेज साइंस। इज दैट क्लियर? आना जरूरी नहीं है, देखो जो आना चाहता है वो कंसेंट लेटर भेज सकता है, मैं तो अभी भी ऑनलाइन के लिए प्रेफर कर रहा हूं, और अभी भी देखो 3 दिन ऑनलाइन ही चलनी है, हर एक बच्चे के लिए 3 दिन ऑनलाइन ही चलनी है। तो कंसेंट लेटर जिसको जो आना चाहता है, हाँ अगर किसी ने कंसेंट लेटर नहीं भेजा वो आ गया तो वो अलाउड नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि आई हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल द थिंग्स ना, मान लीजिए कोई चीज है, सारी चीजें हैं, मुझे तो गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।